हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रिसेंट वीडियो था उसका एक पार्ट 2 बनाने वाला है। वो वाला वीडियो क्या था? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया है उसको रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी से कंपेयर करेगा, जो दोनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है। ऑलमोस्ट सेम है, बस एलओडीआर में एज वी नो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एज इन ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट कर दी गई होती है कंपनी एक्ट में। तो अभी एलओडीआर का ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगला हिस्सा हम देखने वाले हैं, विच इज ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसका वैसे तो पीडीएफ उसी में है, लेकिन हम एकदम नए वाले रेगुलेशन एकदम फ्रेश अभी डाउनलोड किया है उससे देखेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर डू। रेगुलेशन 25 जिसका नाम है ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लिस्टेड एंटिटी की क्या ऑब्लिगेशंस होता है ये चैप्टर हमें पता है, जो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू की है वो वाली कंपनी के लिए, इक्विटी शेयर्स वगैरह। ओके, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और कंटिन्यू एज alternate डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी ब्ला ब्ला ब्ला। जो विच फ्रॉम छोड़ दो, उसको ध्यान मत दो। इसका ये मतलब है कि आप किसी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट में पढ़ा है हमने कि एक बंदा अगर, चलो मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मुझे कहीं बाहर जाना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज, मान लो मुझे 6 महीने के लिए बाहर जाना है इंडिया से, तो मेरी जगह किसी और बंदे को एक टेम्पररी डायरेक्टर बना देंगे जो मेरे आने तक वहाँ पे डायरेक्टर बनेगा। तो दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। याद होगा आपको, उसकी कुछ कंडीशंस भी होती थी, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा बाहर होने चाहिए आप इंडिया के वगैरह वगैरह। तो सेम ऐसा होता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी में उसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता। सिंपल। Maximum tenure of independent director shall be in accordance with Companies Act 2013 rules made thereunder in this regard from time to time. Maximum tenure कितना? 5 years। फिर कूलिंग पीरियड जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सबसे पहला सेक्शन 149 वाला वीडियो जो उसमें पढ़ा था, सेम चीज़ें वही रहेगी। अगला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट से बाद में नई चीज़ें ऐड हुई है। तो लेट्स सी अमेंडमेंट भी कब का है, चलो देखते हैं। 2022 का, स्टिल नई तो चीज़ है। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल। क्या? अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल। सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लिस्टेड एंटिटी के शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेड्यूल्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हमने जो ये तो मैक्सिमम टेन्योर की बात कंपनीज एक्ट के लिए की थी। कंपनीज एक्ट तो बोलता है पहले ओआर पास करो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, बाद में नया सेकेंड टाइम अपॉइंट कर रहे हो तो एसआर पास करो, ये सब कंपनीज एक्ट बोलता था। 10 साल के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड, वो सब कंपनीज एक्ट बोलता था। बट ओआर बोलता था कंपनीज एक्ट। ये जो एलओडीआर है बोलता वो सब भूल जाओ। अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपकी कंपनी में लेके आना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल सा पॉइंट है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। बट एक्चुअली जो दिक्कत आएगी ना यहाँ पे, ध्यान सुनो। प्रोवाइडेड दैट द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेल्स टू गेट द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना था लेकिन उसको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन एक्सीड वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, जो कि वोट के रेजोल्यूशन के फेवर में जो वोट्स आए हैं वो मोर देन है किस चीज़ के? वोट्स कास्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशन। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है 50% से ज़्यादा है। एंड सेकेंड कंडीशन, votes cast by public shareholders in favor of the resolution exceed votes cast against the resolution, then appointment of such an independent director shall be deemed to have been made under regulation 2 capital A। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, मैं बताता हूँ। ये वाला पॉइंट सेकंड वाला वहीं पे कि वोट्स कास्ट बाय पब्लिक शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो देखो, सबसे पहले अगर हमको अपॉइंट करना है आईडी को, तो सबसे पहले आप एसआर पास करो।
बट इफ SR फेल हो गया तो SR फेल्स बट OR पास। ये एक चीज होगी अभी तक जैसा पढ़ रहे थे, प्लस OR के साथ में क्या चाहिए, वोट्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर जो होगा, वोट्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर शैल बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में ये चीज होनी चाहिए। ओके, अब आपको ये मैं समझाऊंगा कि पब्लिक शेयर होल्डर क्या होता है। देखो, कंपनी में स्टेक्स अलग अलग लोग पकड़ के चलते हैं। तो कंपनी का जो स्टेक होता है इसमें प्रमोटर होते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं। तो उसमें एक होता है रिटेल वाला हिस्सा जो कि पब्लिक का होता है। अब जो ये वाले लोग होते हैं, जो प्रमोटर वगैरह छोड़ के, प्रमोटर के अलावा ये जो पब्लिक वाले लोग होते हैं जिनको हम पब्लिक की कैटेगरी में डालते हैं, वो लोग, वो पब्लिक शेयर होल्डर्स की वोटिंग में हमको उनके वोट चाहिए। क्योंकि देखो, प्रमोटर्स ऐसे भी कंपनी में कितना बड़ा स्टेक उठा के बैठते हैं, इतना बड़ा हमें पता है, कंपनी का स्टेक उठा के बैठे हैं वो जब चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। बट सेबी बोलता है कि एक कंपनी में इतने लिमिट के ऊपर प्रमोटर्स का नहीं होना चाहिए वगैरह, रिटेल वालों का मिनिमम 25% होना ही चाहिए, मिनिमम कुछ भी करके। तो ऐसे केस में समझे, ऐसे केस में हर बार प्रमोटर SR में घुस नहीं सकता। SR को रोक सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डर, बट OR को नहीं रोक सकते थे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में पब्लिक शेयर होल्डर्स को पावर दी है कि जब SR नहीं पास कर पा रहे बट OR पास कर रहे हैं, ओनली इफ यू पब्लिक शेयर होल्डर्स आर इन फेवर ऑफ इट, अगर आपके मेजॉरिटी लोग फेवर में हैं तो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। आई होप आपको ये समझा होगा, सिंपल सा पॉइंट है। OR पास होना चाहिए, वो OR में मेजॉरिटी कौन होने चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डर्स। उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी कौन होने चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डर्स। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर फर्स्ट प्रोविजो, ये अब भी जो पढ़ा, shall be removed only if votes cast in favor of a resolution proposing the removal exceed votes cast against the resolution and vote cast by public shareholder in favor of the resolution exceed the vote cast against the resolution. Simple. Okay. I hope ये क्या था सर, ये आपने समझा नहीं? कुछ नहीं, जो ऊपर पढ़ा वही, बट ये किस चीज़ के लिए था, अपॉइंटमेंट के लिए। इसी को मैं और एक पार्ट देता, अपॉइंट या रिमूव ID, दोनों के लिए सेम। बट सुनो, अगर आप बंदे को इस मेथड से अपॉइंट करते हो तो इसी मेथड से रिमूव करना पड़ेगा। आप SR पास करके सिंपली रिमूव नहीं कर सकते, आपको पब्लिक शेयर होल्डर्स का देखना पड़ेगा आप पे। ओके, वो रेजोल्यूशन समझे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, ओनली इफ। थर्ड पॉइंट, independent director of listed entity shall hold at least one meeting in a financial year without the presence of non-independent director and members of management. All independent directors shall strive to be present at the meeting. सुनो, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, कंपनी में n नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कि 1/3 होंगे या 50% होंगे ऑफ टोटल डायरेक्टर, हमने रेगुलेशन 17 में पढ़ा था। बट यहाँ पे ध्यान दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जितने भी होंगे उन्होंने साल में कम से कम एक मीटिंग लेनी है। क्यों? आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, हम तो अपना अपना अलग अलग कंपनीज में काम करेंगे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, हर कंपनी के लिए आप टाइम दोगे ना, कम से कम एक मीटिंग लो, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करो। डिस्कस क्या करना बाद में पढ़ेंगे, बट जो भी मीटिंग करने वाले हो उसमें भाई साहब जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, उनको क्यों लेके आ रहे हो? उनके सामने अगर करोगे उनकी चुगली तो उनको तो पचेगा नहीं, तो आपको जो चुगली करनी मिल मिल के करो, बाहर वालों को लेके मत आओ। मतलब समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक फैमिली है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी, तो उनमें कोई बाहर का बंदा आके डिस्कशन करे तो अच्छा लगेगा नहीं। आपकी फैमिली का डिस्कशन आप फैमिली वाले मिलके ही करो। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब CEO, CFO, CS कोई भी होंगे, वो मैनेजमेंट के बंदे भी मत लेके आओ, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अनलेस एक्सपर्ट कोई तो भी एक चाहिए बंदा मैनेजमेंट का कि उससे सुनना पड़ेगा, वो बताएगा, आप उतने मैटर के लिए लेके आ सकते हो। ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार मेरा मूड नहीं है मैं नहीं जा रहा, तुम अपनी अपनी मीटिंग करो।
वैसे यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट। स्ट्राइव लिखा है, मस्ट बी प्रेजेंट नहीं। स्ट्राइव मतलब अपनी पूरी कोशिश करनी आने की, बस आपका मन नहीं इसलिए नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू और वॉट एवर द केस में भी, वहाँ पे आप लीव ऑफ एब्सेंस ले सकते हो, बट अदरवाइज यू मस्ट बी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी वो मीटिंग करने वाले, मीटिंग में क्या क्या देखोगे? मीटिंग में क्या क्या होगा? रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए होल, जो भी अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ए होल पूरा उनका परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। फिर रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, बट कब, कैसे? टेकिंग इनटू अकाउंट व्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या कहते हैं चेयरपर्सन के बारे में, उनके व्यूज एक्सप्रेस करवाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके बेसिस पे हम चेयरपर्सन की रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस को। क्योंकि चेयरपर्सन काम अच्छा कर रहा है नहीं अच्छा कर रहा है, वो बाकी डायरेक्टर्स बताएंगे ना कि यार चेयरपर्सन का काम हमें पूरा पसंद है, ऐसे वैसा, और फिर उसके हिसाब से ओके ओके ऐसी बात है वैसी बात है, रिव्यू, चलो अपना बातें करके। असेस द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन between management of listed entity and board of director that is necessary for board to effectively and reasonably perform their duties। assess करना है क्या कि quality of information, quantity of information and timeliness of flow of information, ये तीन चीज़ें। timeliness of flow of information मतलब जो information जिस टाइम पीरियड के अंदर चाहिए थी उसी टाइम पीरियड के अंदर आना, यानी टाइमलीनेस। हमें 3 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या 3 दिन के अंदर आ रही है वो। जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, बोर्ड और मैनेजमेंट में फ़र्क आपको मैंने समझाया था। सीनियर मैनेजमेंट अलग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होता है, डायरेक्टर्स अलग, मैनेजमेंट अलग। मैनेजर CEO, CFO, CS, ये सब लोग जो होते हैं उसको मैनेजर, ये सब मैनेजमेंट में आता है। ओके, इनके बीच में मतलब मैनेजमेंट बोर्ड को कुछ बताना चाहता है, बोर्ड मैनेजमेंट को कुछ बताना चाहता है, वो सब ओके वो असेस करेंगे। अगला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय लिस्टेड एंटिटी। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि कंपनी ने कुछ गलती की है, कुछ ओमिट कर दिया है, कुछ कमिट कर दिया है, ऑफेंस वगैरह कुछ भी, उसके लिए क्या इंडिपेंडेंट लायबल होगा कि नहीं? होगा, बट कब? फॉर सच ओमिशन कमीशन विच हैड ऑकर्ड विद हिज और हर नॉलेज, अगर उसकी नॉलेज से हुआ है, ही न्यू विच वॉज, उसके नॉलेज में था ये सब चीज़ें हो रही है, अट्रीब्यूटेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड की प्रोसेस है उसके थ्रू होता है, एंड विथ हिज और हर कंसेंट। यहाँ पे एंड है और नहीं, नॉलेज में तो था, उसने शायद कंसेंट दिया है, कन्वींस किया, या फिर वेर ही और शी हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस कंटेंट इस रेगुलेशन, या फिर नेग्लिजेंस किया है उन्होंने, तो ऐसे केस में। तो समझे ये वाला पॉइंट कि सिंपल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तभी लायबल होंगे ऐसे कामों के लिए, ओमिशन या कमीशन, जब वो उस बंदे के नॉलेज में था, विच वॉज अट्रीब्यूटेबल टू बोर्ड प्रोसेसेस, मतलब बोर्ड प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता था, एंड या फिर उसने वो काम खुद नहीं किया बट उसने कंसेंट किया कि तुम कर सकते हो, या फिर कन्वींस का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं, मिली भगत होती है, मतलब मैं भी मिल के तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, दैट इज कन्वींस, एंड या फिर डिलीजेंटली काम नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन, यानी नेग्लिजेंस, नॉट डिलीजेंस बोले तो नेग्लिजेंस। 3 चीज़ें। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस और इज रिमूव्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर by listed entity at the earliest but not later than 3 months from the date of such vacancy। मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी कंपनी से खुद की मर्जी यानी रेजिग्नेशन से, या फिर आप मुझे धक्के मार के रिमूवल कर रहे हो कंपनी से, तो ऐसे केस में कंपनी का काम है, लिस्टेड एंटिटी का काम है कि नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जितना जल्दी हो सके उतना, एज अर्ली एज पॉसिबल, अर्लीस्ट लिखा है यहाँ पे, बट खींचतान के आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम आपको 3 महीने का टाइम है। सिंपल भाषा में मैं गया, 3 महीने का टाइम है, आप उस वैकेंसी को फुलफिल करो। ओके, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लिस्टेड एंटिटी फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट फिलिंग द वैकेंसी क्रिएटेड बाय रेजिग्नेशन रिमूवल, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट शैल नॉट अप्लाई। मतलब
ये हमने रेगुलेशन 17 वाले वीडियो में भी बात की थी। सेम चीज़ अगर डायरेक्टर जा रहा है तो डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। वही चीज़ ये है कि मान लो हमारी कंपनी में हमें चाहिए थे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी एज पर रेगुलेशन 17, बट 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी थे, उसमें से एक गया 2 गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मिनिमम 4 चाहिए थे, अभी भी 4 है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 4 इंडिपेंडेंट चाहिए थे ना, अभी भी क्यों फिर से नया अपॉइंट करना? अगर लिस्टेड एंटिटी चाहे तो कर सकती है, बट लॉ उनको कंप्लाई करना बोल रहा नहीं कि करो ही, मतलब 4 तो कंप्लाई कर रहे हो ना, दैट इज इनफ। आई होप ये पॉइंट समझा होगा, नहीं समझाए फिर से एक बार बोल देता हूँ ताकि बस क्लैरिफिकेशन रहे। कंपनी को रिक्वायरमेंट थी 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर रेगुलेशन 17, और कंपनी के पास एक्चुअली में 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चला जाए, वैसे तो ऊपर क्या लिखा है इस रेगुलेशन 6 में कि 3 महीने के अंदर एक नया अपॉइंट करना पड़ेगा अगर बंदा गया, बट नीचे लिखा है अगर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज ऑलरेडी फुलफिल्ड तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल। अगली चीज, लिस्टेड एंटिटी शैल फैमिलियराइज independent director through various programs about listed entity which includes the following. familiarization program क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, एकदम जनरल बात है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, आप किन लोगों के साथ काम करोगे, आपका काम क्या होगा, वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, फैमिलियराइज होने चाहिए कंपनी से। आपको उठाया और किसी कंपनी में छोड़ दिया तो आप काम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, आपको फैमिलियराइज होने चाहिए, मतलब जान पहचान होनी चाहिए काम के साथ, लोगों के साथ, दैट इज फैमिलियराइजेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भाई साहब, इंडिपेंडेंट, वो कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है, उसको उठाया कंपनी में डाल दिया, अरे उसको बताओ कि कंपनी का काम क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि उसको समझ में आए। तो फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें डालो बट कम से कम क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ इंडस्ट्री इन विच लिस्टेड एंटिटी ऑपरेट्स। लिस्टेड एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, तो उस इंडस्ट्री के नेचर के बारे में पूरा बताओ। बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या है वो उसको बताओ, क्योंकि उसकी पावर्स पता होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां भी पता होनी चाहिए, सिंपल। एंड एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगे कि उसको बताना चाहिए वो बताओ। ये एक पॉइंट है जो हमने सेक्शन 149 में पढ़ा था, सी में। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज डायरेक्टर एंड thereafter first meeting of every financial year or wherever there is any change in circumstances जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उसका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या करना है उसने सबमिट करना है डेक्लेरेशन दैट ही मीट्स क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 149 में क्या था कि वो 149(6) वाला क्राइटेरिया मीट करता है, बट LODR में तो उसका क्राइटेरिया अलग से दिया है ना, तो क्राइटेरिया ऑफ दिस रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी का क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है, उसका डिक्लेरेशन देगा दैट ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांस और सिचुएशन विच एग्जिस्ट और मे रीजनेबली एंटिसिपेटेड that could impair or impact his ability to discharge a duty with an objective independent judgment without external influence। मतलब जो हमने नया नया पढ़ा है वो बताता हूँ। डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैं क्राइटेरिया मीट करता हूँ और मेरे नॉलेज में मैं अवेयर नहीं हूँ कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस या कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मेरे पे नहीं है। ये मुझे अगर पता होता है तो मैं बोल दूंगा इमीडिएटली, बट मुझे अभी पता नहीं है। ओके, एग्जिस्ट यानी करंटली एग्जिस्ट करता है और मे बी रीजनेबली एंटिसिपेटेड, अभी एग्जिस्ट नहीं करता बट मुझे पता है 2-3 महीने के बाद कंपनी एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी और उसकी वजह से मेरी इंडिपेंडेंस उस रिलेटेड अफेक्ट हो सकती है। मुझे पता है, एंटिसिपेट कर सकता हूँ। अगर एंटिसिपेट कर सकते हो तो भी बताना है आपने कैसा हो सकता है, जस्ट बिकॉज है नहीं ऐसा। ओके, गॉट इट। The board of director of listed company shall take on record the declaration and confirmation submitted by independent director under this ऊपर वाला जो पार्ट है after undertaking due assessment of veracity of the same। तो मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा इस पॉइंट में बताया नहीं, इसमें बस इतना बोला है कि जो डिक्लेरेशन बंदे ने बना के दिया है अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने,
तो लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड को वो सबमिट किया जाएगा, बोर्ड की मीटिंग होगी, मीटिंग जब होती है उसमें वो सरका के दिखाएं डिक्लेरेशन। ओके, ये डिक्लेरेशन वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस काइंड ऑफ, कि मतलब कितनी सच्चाई, कितनी एक्चुअल में कितना एक्यूरेसी है उसमें, जो एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से ट्रूथफुलनेस, ये सब बाकी का छोड़ दो, कितना कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया मैंने। ट्रूथफुलनेस कितना है इस चीज़ का, वो चेक करेगा, उसका ड्यू असेसमेंट करेगा और उसको रिकॉर्ड करके छोड़ देगा, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में रहेगा। ये प्यारा सा पॉइंट है। विद इफेक्ट फ्रॉम Jan 1 to 2022, top 1000 listed entity by market cap calculated on 31st March of preceding financial year shall undertake director officers insurance, जिसको D&O insurance बोलते हैं, for all their independent directors such quantum and for risk as may be determined by board। क्या करना है, हर कंपनी जो कि टॉप 1000 की लिस्ट में आती है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैप, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए D&O इंश्योरेंस लेना है। अब कितना लेना है, क्वांटम आप डिसाइड करो कितने पैसे का लेना है, और किस रिस्क के लिए लेना है वो भी आप डिटरमाइन करो, बट लेना तो है ही, D&O इंश्योरेंस होना चाहिए। अब बोलोगे D&O इंश्योरेंस क्या होता है, डायरेक्टर ऑफिसर इंश्योरेंस, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे लाइबिलिटी आएगी, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि लाइबिलिटी आ सकती है, बट हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम प्रूव कर दे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है, हर बार नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ सर्टन कंपनी, मेरे पे कोई लाइबिलिटी आ गई उनके यहाँ पे डायरेक्टर बनने की वजह से, तो मेरा सारा तो रिस्क में है ना काम भाई साहब, तो उसके लिए कंपनी एक इंश्योरेंस लेके रखेगी, अगर मुझ पे लाइबिलिटी आई तो उस इंश्योरेंस में से पैसे उठाएंगे और उससे पेमेंट होगी, फाइन्स पेनल्टी जो भी लगेगी, दैट इज D&O इंश्योरेंस। फाइनली दो छोटे मोटे पॉइंट्स है, उसके बाद एक छोटी सी रिवीजन एंड विल बी डन। रिवीजन के लिए हमने नोट्स बना के रखे। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जो कि रिजाइन कर रहा है लिस्टेड एंटिटी से, शैल बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंटिटी, holding subsidiaries, associate or on board of company belonging to promoter group unless 1 year has been elapsed from date of resignation। कि मैं मयूर लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, मैंने कंपनी से रिजाइन किया, अब भाई साहब इतनी मस्ती मत करो कि अब भी कंपनी छोड़ी है और अब भी कंपनी से जुड़ना चाहते हो, फिर से कम 1 साल तक आप लास्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिस्टेड एंटिटी, एसोसिएट, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी और कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वहां पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर बोल के काम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत क्लियर सर, मतलब 1 साल तक कूलिंग पीरियड, आप कंपनी से जुड़ के काम नहीं कर सकते एज एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर, सिंपल। अगर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, मैंने पिछले वीडियो में बताया क्या होता है, shall undertake D&O insurance for all of its independent director for such sum assured risk as may be determined। ऑलमोस्ट जो 10th वाला था सेम है, बस इसमें एक ही फ़र्क है, इफ़ यू आर अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, तो भले ही आप टॉप 1000 के लिस्ट में नहीं आते हो, आपको लेना है। मतलब अगर मैं एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी हूँ विच इज़ टॉप 2000 में आती लेकिन टॉप 1000 में नहीं, तो भी आपको करना पड़ेगा D&O इंश्योरेंस। क्यों? जस्ट बिकॉज यू आर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, आप पे रिस्क ज़्यादा है, तो उनको अपॉइंट करो, उनके लिए लेके रखो। ओके, अभी एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन में कुछ बड़ा करना नहीं है, हमें बस रिवाइज करना है, तो जल्दी रेगुलेशन 25 किस चीज़ का है, ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट कहता है अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह नहीं ले सकता, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह आप अल्टरनेट डायरेक्टर बिल्कुल नहीं लगा सकते, इवन दो उनका सेम क्वालिफिकेशन हो। कंपनीज एक्ट परमिट करता है, LODR नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैक्सिमम टेन्योर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो सकता है 5 ईयर बाय OR, अनदर 5 ईयर बाय SR, और फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिन्यूअल अगर करना है, अपॉइंटमेंट रिन्यूअल, सॉरी मैंने गलती से मिस्टेक हो गई, लेट मी जस्ट डू इट राइट। हो जाता है भाई साहब जल्दी में। रिमूवल,
जस्ट अ सेकेंड। अगर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल करना है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी है। बट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो गया, बट उसके अलावा आपने OR पास कर दिया, इफ SR फेल्ड बट OR यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास है एंड वोट्स कास्ट बाय पब्लिक शेयरहोल्डर इन फेवर आर मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो ऐसे केस में आप अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं। भले ही उन्होंने रेगुलेशन में रीअपॉइंटमेंट लिखा नहीं था, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ही लिखा था, बट लेट्स कंसिडर कि रीअपॉइंटमेंट भी इंक्लूडेड है। और अगर रीअपॉइंटमेंट इंक्लूडेड नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही कर सकते हैं। ओके, एक मीटिंग तो होनी चाहिए साल में और नॉन आईडी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और आईडी की मीटिंग में क्या करना है, रिव्यू करना है परफॉर्मेंस नॉन आईडी और बोर्ड एज अ होल का। चेयरपर्सन का भी परफॉर्मेंस देखेंगे, और चेयरपर्सन का परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होंगे उनके व्यूज़ को कंसिडर करके। और क्या करना है, असेस करेंगे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड बोर्ड। ओके, अगला लाइबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कब आएगी, जब कोई ओमिशन या कमीशन हुआ है उसकी नॉलेज में एंड विच वॉज अट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस एंड विद हिज कॉन्सेंट, कन्वीनेंस और बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। वैकेंसी अगर है तो रिमूवल रेजिग्नेशन की वजह से आती तो 3 महीने के अंदर फुलफिल करनी है, बट अगर आप स्टिल फुलफिल करते हो रिक्वायरमेंट तो नॉट रिक्वायर्ड। अगला, familiarization program of independent director shall include nature of industry, business model, role, right, responsibility of independent directors and other relevant information. Declaration of meeting the criteria under regulation 16(1)(b) shall by independent director। कैसे, अपॉइंटमेंट होने के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो वहाँ पे बताना है। साल खत्म होने के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉर एवरी ईयर, उसमें एक बार बताना। और कभी भी चेंज इन सर्कमस्टांस हो रहा है जो कि आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता है, वो एक बताना है। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करना है अपॉन ड्यू असेसमेंट। D&O इंश्योरेंस लेना है भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ने बाय मार्केट कैप। अपॉन रेजिग्नेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेजिग्नेशन दे दिया आपने, उसके बाद में आप अपॉइंट नहीं हो सकते ऑन बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ऑन बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। एंड सॉरी फॉर दिस कि मैं लिखना भूल गया था छोटी सी चीज़, ऑन बोर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ लाश और एनी कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप अनलेस 1 ईयर हैज elapsed। लाश में या कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते अनलेस 1 साल पास हो चुका है। आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हो बन सकते हो, चलता है। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को D&O इंश्योरेंस कंपल्सरी अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कीजिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि दीज नोट्स हैव अ pretty easy language to understand and to remember the provisions of the regulations। अब बात ऐसी है कि इन रेगुलेशन को बस आप कंटेंट याद रखने के लिए, सॉरी रेगुलेशन बोल दिया मैंने, मेरे जो ये नोट्स है उनको आप कंटेंट को याद रखने के लिए कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू राइट इट इन द बेस्ट मैनर आपको इससे याद करना है, बट लैंग्वेज वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। प्रोविजंस आपके दिमाग में एकदम फुल टू क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।